दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। एक सेकंड के लिए भी अगर इस देश में यानी इंडिया में लाइट कट हो जाए तो पता है आपको क्या होगा? आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे? हॉस्पिटल में चल रहे ऑपरेशन रुक जाएंगे यानी कि डेथ। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हो जाएंगे यानी कि कोई भी गुड सप्लाई नहीं मिलेगी, कोई भी हमारे डेली यूज़ के आइटम्स नहीं मिलेंगे। रेलवे ऑफ, मेट्रो ऑफ, इंटरनेट ऑफ, सरकार का हमसे सब कुछ ऑफ, इंटरनेशनली हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। जितनी भी बड़ी चीज़ें, जो भी कंपनियां या जो भी चीज़ें इस इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, सब कुछ बंद। यानी कि पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से लेकर और एंड ऑफ यूज़र के बीच में 5 रीजनल ग्रिड काम करते हैं। यदि इस 5 ग्रिड में से कोई भी एक ग्रिड फेल होता है तो उस पर्टिकुलर रीजन में पूरा का पूरा लाइट ऑफ, और लाइट ऑफ होगा तो आप लिफ्ट में अगर होंगे तो आप वहीं पर फंस जाएंगे और कोई ऑप्शंस नहीं होगा आपके पास। तो आज के इस वीडियो में पावर जनरेशन से लेकर हम तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है और इस ग्रिड का काम क्या है, पूरा समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस डिवाइस से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे भी चार्ज करने के लिए या चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत तो पड़ ही रही होगी। आज जिस रूप से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं वो एक अनोखा समय था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इतिहास को समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हुई, आज इलेक्ट्रिसिटी इस फॉर्म में कैसे है। शुरुआत होती है 600 BC से, जब गिलबर्ट, एम्बर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को खोज करने की कोशिश की, पर वे कभी सफल ही नहीं हो पाए। पर आता है धीरे धीरे समय, सिचुएशन चलती रहती है, लोग अंधेरों में जीते हैं, कहीं ना कहीं मसाल का यूज़ करके अपनी दिनचर्या को गुजारते थे। 1752 मौसम ख़राब था, एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था मौसम ख़राब मौसम में। वो भी संजोग की बात देखिए, उस पतंग, उस धागे में की लगाया था, चाबी जो कि लोहे की थी। कड़कती हुई बिजली आकर उस चाबी में लगी और धागा तो भीगा था। जैसे ही बिजली कड़की, वो धागा से भीगा होने की वजह से करंट लगा और यहाँ से शुरुआत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। वो व्यक्ति जो पतंग उड़ा रहे थे उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है इलेक्ट्रिसिटी के। पर ये जो कॉन्सेप्ट था, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी केवल प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझा जा सका था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम इक्विपमेंट में, बल्ब में या फिर गैजेट्स को कैसे चार्ज करने में या फिर चलाने में, बल्ब जलाने में यूज़ करें, ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था। 1879 में 999 बार फेल होने के बाद 11वीं बार में बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन ने एक रिवोल्यूशनरी चेंज कर दिया, पूरी तरह से तहलका मचा कर रख दिया। यहाँ से शुरुआत होती है बल्ब की। बल्ब की शुरुआत जैसे ही हुई, थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की जो कि डीसी करंट प्रोड्यूस करता था। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाएगा इसका इन्होंने आविष्कार किया। इसके बाद इन्होंने अपना सारा पैसा, सारी पूंजी डीसी करंट को प्रोड्यूस करने में लगाया। एडिसन ने इन्होंने जो अपनी कंपनी लगाई उसका मेन प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का डीसी करंट में होता था, यानी कि वह केवल 2 से 5 किलोमीटर के रेंज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था, सप्लाई कर सकता था। यदि उसके आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती थी तो वहाँ पर फिर से नया एक पावर प्लांट लगाना होता था जो कि बहुत ही कॉस्टली होता था। यह पॉसिबल नहीं था इलेक्ट्रिसिटी को इतने बड़े पैमाने पर ले जा सके। उन्हीं के साथ काम करें निकोला टेस्ला ने एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार किया। साहब, जैसे इन्होंने इस एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार किया, पूरा रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ, सब कुछ बदल कर रख गया। आज भी हम जिस इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म को यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो निकोला टेस्ला के आविष्कार से ही हो पाया था। अब पॉसिबल हो पाया था कि किसी भी जहाँ से पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको कई किलोमीटर तक, एक गांव से दूसरे गांव, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इवन तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और आज तो एक देश से दूसरे देश में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। तो ये कुछ इतिहास रहा इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत और अब तक की। अब आगे समझते हैं हम कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्क कैसे करती है। देखिए, बेसिकली पावर जनरेशन से लेकर और हमारे तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के बीच में 3 स्टेप्स में होकर हम तक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली हमारे यहाँ तक आती है। पहला हुआ जनरेशन, दूसरा हुआ ट्रांसमिशन और तीसरा हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन कई सारे मेथड से हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। इन सारे मेथड्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है यानी इसका प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद बीच का काम होता है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस हो जाने के बाद बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक उसे पहुंचाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है।
ट्रांसमिशन का काम यानी कि ग्रिड का काम होता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। कभी कभी आपने बड़े बड़े खंभों को देखा होगा जहाँ पर बहुत सारे तार गए होते हैं, वो ट्रांसमिशन का काम ही हो रहा होता है। जब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े स्थानों तक आ जाती है तो थर्ड स्टेप में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ट्रांसफार्मर को लगाकर ट्रांसमिटी को होम अकॉर्डिंग टू यूज़ जितने गीगावाट की ज़रूरत होती है घरों में, फैक्ट्रियों में, अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। ये पूरा काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत की ग्रिड सिस्टम फेल हो गई तो पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है? हो सकता है, क्योंकि अपने भारत देश की ग्रिड सिस्टम जो है वो 5 रीजनल ग्रिड सिस्टम में डिवाइड है। नॉर्थ ग्रिड, साउथ ग्रिड, ईस्ट ग्रिड, नॉर्थ ईस्ट ग्रिड एंड वेस्टर्न ग्रिड। रीजनल ग्रिड के थ्रू पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और इसी से हम तक बिजली पहुंचती है। तो इस ग्रिड में यदि कोई भी ग्रिड फेल होता है तो ऐसा हो सकता है। अपने इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी 369 गीगावाट है। एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में पावर ट्रांसफ़र की कैपेसिटी 99,000 मेगावाट है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भी कोई भी पावर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो ग्रिड फेल, यानी कि अगर कोई भी एक जगह से आउटेज होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होती है, तो एक के बाद एक शॉर्ट सर्किट होगी जिसे पावर आउटेज यानी कास्केडिंग इफेक्ट के थ्रू पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा और लाइट जा सकती है। ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला था 2012 में। 2012 में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट फेलियर था, सबसे बड़ी पावर फेलियर थी। उसमें तकरीबन 64 लाख लोग इफ़ेक्ट हुए थे और यह सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से लॉस, एक किसी भी पर्सनल लाइफ का इफ़ेक्ट करने वाला सबसे बड़ा आउटेज था। आज तक इतिहास में ऐसा कभी भी आउटेज या पावर कट नहीं हुआ था, कोई ग्रिड फेलियर नहीं हुआ था। बेसिकली उसमें हुआ क्या था कि नॉर्थ ग्रिड सिस्टम जो है वहाँ पर अधिक पावर सप्लाई होने की वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो पूरा ग्रिड फेल हो गया था। ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से पूरी लाइट उस समय नॉर्थ में पूरा लाइट कट हो गया था। ग्रिड फेल अगर होती है तो मेन वजह इसकी होती है कि पावर का मिसमैच कैलकुलेशन करना, ओवर वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज न कर पाना। जो बड़े बड़े टावर होते हैं वहाँ पर जो सप्लाई हो रही है, यदि कोई भी एक सब स्टेशन या कोई भी पावर फेलियर वहाँ पर होता है तो जैसे ही कोई एक ट्रांसफ़र फेल हुआ तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला भी फेल हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। इसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं और इसके थ्रू ग्रिड पूरा फेल हो सकता है और लाइटें जा सकती हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पैटर्न को समझते हैं, यानी कि अपने देश में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस सेक्टर में कितना यूज हो रहा है इसको समझते हैं। देखिए, सेक्टर अगर डोमेस्टिक है तो लोड 25 to 30% हो रही है, इंडस्ट्रियल में 41%, एग्रीकल्चर में 18% और कमर्शियल में 8% और ट्रांसमिशन सिस्टम में 3%, यानी कि रेल ट्रेन जो भी हो रही हैं उसमें 3% लोड हो रहा है। ग्रिड सिस्टम फेलियर का एक सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है अगर एंड यूज़र तक आती है, यानी हमारे घरों तक या फिर फैक्ट्रियों तक अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, यानी जितना जनरेट हो रहा है बस उतना ही यूज़ हो सकता है। 5 अप्रैल 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि रात 9 बजे सभी लोग अपनी लाइटें 9 मिनट तक बंद करेंगे, तो वहाँ पर एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में आई थी कि ग्रिड फेलियर हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता था? क्या ग्रिड फेलियर केवल लाइट बंद करने से है कि नहीं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करिए आप यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहे हैं और अचानक उस पर ब्रेक लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? शायद कुछ ऐसा हो कि उस कार में रखी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी सब यूँ ऐसे गिर जाएंगी। सेम ऐसे ही हो सकता है वहाँ पर, मतलब उस कार में रखी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी वो पूरी तरह से बिखर जाएंगी। कार का एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, हम उसका इमेजिन नहीं कर सकते। सेम यही पावर जनरेशन के साथ भी होगा। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और एंड यूज़र तक उसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो यदि अचानक लाइटें बंद कर दी जाएँ तो जहाँ से जितनी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है उसे कहाँ स्टोर करेंगे? कहीं स्टोर ही नहीं किया जा सकता। तो फिर इसलिए पावर ग्रिड आउटेज हो सकता था, पावर ग्रिड फेलियर हो सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे अच्छे से मैनेज कर लिया गया क्योंकि वो पूरा वेल प्लान था कि हाँ इतने बजे होगी, तो उन्होंने अपनी मतलब जितने प्रोडक्शन थे उसे कम कर दिया, उसे बंद कर दिया और उसे मैनेज किया जा सका था। लेकिन कहीं ना कहीं पावर ग्रिड फेलियर तो होते ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में बहुत सारे पावर ग्रिड फेलियर होते हैं। वजह है कि वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि वहाँ का जो ग्रिड सिस्टम है वो बहुत ही लो लेवल का है। कुछ ना कुछ वहाँ पर फॉल्ट हमेशा होती रहती है।
पाकिस्तान में, इंडिया में 2012 में आउटेज हुआ था। ऐसे बहुत सारी कंट्री में पावर ग्रिड फेलियर हुए हैं और होते रहे हैं। तो पावर ग्रिड फेलियर को सॉल्व कैसे किया जाए, यानी कि सलूशन क्या है। एक्चुअली इस टर्म को समझना काफ़ी टेक्निकल मुश्किल है, बट अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए, जो भी पावर ग्रिड बिछाई जा रही हैं, जो पावर ग्रिड सिस्टम है उसको काफ़ी इफेक्टिव तरीके से बनाया जाए, उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी फॉल्ट हो रहा है, उसे इमीडिएट सॉल्व किया जाए, और आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप उठाया, वन ग्रिड वन नेशन, यानी कि जो 5 रीजनल ग्रिड हैं उसको खत्म करके केवल एक ग्रिड सिस्टम पर काम किया जाएगा। इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए नॉर्थ में अगर ज़्यादा हाई डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, साउथ में कम है, तो इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब वन ग्रिड वन नेशन हो जाएगा तो इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सब जगह एक बराबर में जाएगी, जिसको जितना यूज़ होगा ऑटोमेटिक को बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज हो जाएगी। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है कि हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, लाइक सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। यदि हम इन पावर प्लांट का यूज़ करते हैं, जो कॉस्ट बेनिफिट होगा वो काफ़ी बैलेंस होगा। ग्रीन पावर प्लांट का यूज़ करते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए भी बेस्ट होगा, कंट्री के लिए भी बेस्ट होगा, और इवन द वर्ल्ड के लिए बेस्ट होगा। हम कुछ आंकड़ों को देखते हैं कि आखिरकार पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कितना है। पूरे वर्ल्ड में 2,76,44,800 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस चाइना करता है, उसके बाद यूएस, फिर इंडिया, तीसरे स्थान पर इंडिया है, उसके बाद रसिया एंड जापान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स पब्लिश कराया, EAPI, एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो यह इंडेक्स इस बात का इंडिकेटर था कि दुनिया में सबसे बेस्ट पावर सप्लाई सिस्टम किस देश का है। इसमें से पहला स्थान रहा स्विट्जरलैंड का, दूसरा नॉर्वे का, तीसरा स्वीडन का, चौथा फ्रांस का और पांचवा डेनमार्क का। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क में ऐसा देखा गया कि जितनी भी जगह बेस्ट पावर सप्लाई सिस्टम है वे ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट का यूज़ करती हैं, और वहाँ का पावर सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। बेसिकली हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम ज़्यादातर अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में खंभों को बाहर लगाकर यूज़ करते हैं। उन सारी कंट्रियों में ये सारे जो भी तारें होती हैं बाई ग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह गई होती हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती हैं। अभी कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं तो इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उससे अच्छे से मैनेज कर लिया जाता है। और इंडिया में यही जस्ट उल्टा होता है कि जितने भी पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं वो पेड़ों के नीचे या फिर कहीं इधर उधर होने की वजह से वो गड़बड़ हो जाती हैं। इंडिया का पावर ग्रिड सिस्टम तभी अच्छा हो सकता है जब स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्री, यूएस जैसी कंट्री हैं, इनको बढ़िया से एनालिसिस करके वहाँ के पावर सिस्टम का इस्तेमाल अपने देश में किया जाए। तो आई थिंक गाँव में और अन्य जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी कट होती हैं या 24 घंटे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी बहुत अच्छे से। वहाँ पर सब जगह पर लाइट ऐसे स्थानों पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ तक रहा पूरा वीडियो। जो भी ना समझ में आया हो इस वीडियो में, जो भी आपको गड़बड़ लगे या अच्छा लगे, आप कमेंट बॉक्स पूरा आपका है। जो भी कहना है सब कुछ कहिए, बिंदास होकर कहिए। और ब्लेजिंग सोल हमेशा आपके लिए। आने वाले वीडियोस इससे भी बहुत अच्छी होने वाली हैं, बस आप बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।